नमस्कार। यदि आपका एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन स्कीम में उसका कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट में एरियर में जमा करता है, तो क्या उस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 89 में आपको इनकम टैक्स की रिलीफ मिलेगी? इसको समझने के लिए मैं मिस्टर एक्स का एग्जांपल लूंगा, जो एक स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और उनको फाइनेंशियल ईयर 2021 में उनके एम्प्लॉयर ने फाइनेंशियल ईयर 14 से लेकर 16-17 तक का ₹2,04,528 का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में एरियर में जमा किया है। तो इस एरियर पर क्या सेक्शन 89 की रिलीफ मिलेगी? मिलेगी तो कितनी मिलेगी? उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा? और सेक्शन 80 सीसीडी के अंदर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर जो अदरवाइज आपको डिडक्शन मिलता यदि पेमेंट उस फाइनेंशियल ईयर में होता, कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर उस फाइनेंशियल में करता, उसका क्या होगा? इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि क्या नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो सेक्शन 89 की परिधि में आएगा कि नहीं। सेक्शन 89 में रिलीफ तब मिलती है जबकि आपको सैलरी एरियर एडवांस मिलती है, पेंशन या फैमिली पेंशन एरियर में मिलती है, या आपको कोई अमाउंट प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मिलता है। तो सबसे पहले हमको पता लगाना होगा कि क्या एनपीएस में कंट्रीब्यूशन एरियर सैलरी की श्रेणी में आता है या ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। यदि दो में से कोई एक पाएगा तभी 89 की रिलीफ मिलेगी, क्योंकि ये एरियर ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन तो है नहीं। इसको समझने के लिए कि क्या एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन स्कीम में सैलरी इनकम है, हमको सेक्शन 17 पे जाना पड़ेगा। सेक्शन 17 में सैलरी को डिफाइन किया हुआ है। 17 की जब हम डेफिनेशन में जाते हैं तो वहां कहा गया है कि सैलरी इंक्लूड्स एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन स्कीम में जो कि 80 सीसीटी के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है, और यदि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, इसका मतलब यदि हमारा एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन स्कीम का कंट्रीब्यूशन एरियर में हमारे अकाउंट में जमा करता है तो वो एरियर सैलरी के डेफिनेशन में आएगा, और सैलरी के एरियर पर जो 89 की रिलीफ मिलती है वैसी रिलीफ हमको नेशनल पेंशन स्कीम के एरियर कंट्रीब्यूशन पे भी मिलेगी। लेकिन ये कितनी मिलेगी? इसके लिए सेक्शन 89 में क्लियर कहा गया है कि इसका कंप्यूटेशन प्रिस्क्राइब्ड मेथड के अंतर्गत होगा, और वो मेथड प्रिस्क्राइब की गई है रूल 21A के अंतर्गत। तो पहले स्टेज में रूल 21A के अनुसार आपको जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एरियर मिला है उसमें एरियर को इंक्लूड करते हुए जो टोटल इनकम बनती है उस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद आपको एरियर को टोटल इनकम से एक्सक्लूड कर देना होगा, और उस पर जो टोटल इनकम आई उस पर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो माना जाएगा कि जो आपको एरियर सैलरी इन फॉर्म ऑफ एनपीएस कंट्रीब्यूशन मिली है
उस पर टैक्स है। इसको अपन मिस्टर एक्स के सैलरी डिटेल से आगे समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर एक्स को जो ग्रास सैलरी मिली है 2021 में इंक्लूडिंग एरियर 18,18,922 है। नॉर्मल प्रोविजंस में उनको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी 17,68,922 होगी। हमको ये देखना होगा क्या उस फाइनेंशियल ईयर में उनकी कोई दूसरी इनकम भी है। तो यहां पर मिस्टर एक्स के सेविंग्स बैंक अकाउंट में उनको इंटरेस्ट बैंक ने दिया है 9,887। इस अमाउंट को हमको कंसिडर करना होगा ग्रास टोटल इनकम डिटरमाइन करने के लिए। तो ग्रास टोटल इनकम आपकी मिली है इनकम फ्रॉम सैलरी 17,68,922। स्टैंडर्ड डिडक्शन को कम करने के बाद अदर सोर्सेज आपकी इनकम है 9,887। ग्रास टोटल इनकम आपके 17,78,809 होगी। अब हमारे जो रूल 21 ये कहता है कि आपको टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर और एक्सक्लूडिंग एरियर कंसिडर करना है टैक्स डिफरेंस निकालने के लिए। तो हमको टोटल इनकम निकालना होगी। तो टोटल इनकम तब निकलती है जबकि ग्रास टोटल इनकम से चैप्टर 6 की जो डिडक्शन है वो रिड्यूस कर दी जाती है नॉर्मल प्रोविजंस में। तो यदि हम माने कि हमारे एम्प्लॉय के केस में 80 CCD सबसेक्शन 2 के अंदर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, उसको इंक्लूड करते हुए जो दूसरे प्रोविजंस में उनके क्लेम है, टोटल डिडक्शन चैप्टर 6A के अंदर 3,52,768 है। इसको हम जब ग्रास टोटल इनकम से एक्सक्लूड कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो टोटल इनकम आ जाएगी इंक्लूडिंग एरियर्स 14,26,041। और रूल 21A के अनुसार हमको इस पर टैक्स कैलकुलेट करना होगा जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए टैक्स डेट एप्लीकेबल है। तो वहां पर 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 to 5 लाख तक 5% टैक्स है। 5 लाख to 10 लाख तक 20% है और 10 लाख एंड अबव 30% है। उस टैक्स रेट को जब हम अप्लाई करते हैं तो टैक्स कैलकुलेट होता है 2,40,312 टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स। अब हमको टैक्स कैलकुलेट करना होगा टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर्स। सो टोटल इनकम जो इंक्लूडिंग एरियर्स थी हमारी वो 14,26,041 थी। उसमें से एरियर्स 2,04,528 हम कम कर देंगे तो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर 12,21,513 आ जाएगी। और उस पर टैक्स पेबल जब हम फाइनेंशियल 2021 के रेट लगाएंगे तो 1,78,954 आएगा। टैक्स डिफरेंस निकालने के लिए हमको टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स 2,40,312 है। उसमें से जो टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर्स है 1,78,954, उसको हम कर देंगे कम कर देंगे तो टैक्स ऑन एरिया 61,358 आ जाएगा। 89 की रिलीफ क्लेम करने के लिए फॉर्म 10E के अंदर इंफॉर्मेशन फर्निश करना होती है। यदि TDS के समय रिलीफ क्लेम करना होता है तो ये फॉर्म 10E फिलअप करना होता है, सबमिट करना होता है एम्प्लॉयर को। और जब हम फाइनली अपने रिटर्न ऑफ इनकम में इसको क्लेम करते हैं तो रिटर्न के साथ ऑनलाइन इस फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो फर्स्ट पार्ट में जो एनेक्सर 1 है उसके अंदर जो हमको इंफॉर्मेशन फिलअप करना होती है
वो रूल 21A के हिसाब से हम कैलकुलेट कर चुके हैं। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर 12,21,513 है। एरियर जो अमाउंट मिला है 2,04,528 है। टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर 14,26,041 है। टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स 2,40,312 है। टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर्स 1,78,954 है। इसका डिफरेंस 61,358 है। हमको टैक्स रिलीफ कंप्यूट करने के लिए रूल 21A के अनुसार टेबल ए के अंदर जो अमाउंट आएगा उसको फिलअप करना होगा और तभी इनकम टैक्स की रिलीफ कंप्यूट होगी। जिन फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको एरियर मिला है, यदि वो एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर है तो हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको टैक्स ऑन टोटल इनकम जो आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया हुआ है उसके अंदर टोटल इनकम बताई हुई है, उस टोटल इनकम को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा एरियर अमाउंट से, और जो इंक्रीज टोटल इनकम है उस पर टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। इसके बाद जो टोटल इनकम आपने रिटर्न में ऑलरेडी बताई हुई है जिस उस टैक्स को लेना होगा और इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होगा वो माना जाएगा कि जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको एरियर सैलरी मिली है वो इंक्लूड होना थी। यदि वो इंक्लूड होती तो उस पर इतना टैक्स अमाउंट बनता। यदि एक फाइनेंशियल ईयर है तो आपका जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो लिया जाएगा। एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर है तो आपको हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये एक्सरसाइज करना होगी और जो एग्रीगेट अमाउंट जो आएगा हमारा डिफरेंस का वो माना जाएगा कि जो टैक्स इन एरियर मिला है हमको उसके कारण रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इतना टैक्स का डिफरेंस बनता है। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को हमको टेबल ए के अंदर फिलअप करना होगा। टेबल ए रूल 21A के अंदर जो प्रिस्क्राइब किया है उसके अनुसार ही बना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 13-14 में, जहां पर एम्प्लॉय के अकाउंट में नेशनल पेंशन स्कीम का एरियर अमाउंट जमा हुआ है। हम देखेंगे कि उन्होंने जो 2013-14 का रिटर्न फाइल किया है उसमें टोटल इनकम कितनी बताई। उस टोटल इनकम को हम इंक्रीज करेंगे, एरियर अमाउंट 48,779, तो इंक्रीज टोटल इनकम 5,87,039 आ जाएगी। इसके बाद हम पता लगाएंगे कि जो टोटल इनकम हमने 13-14 के रिटर्न में बताई है उस पर टैक्स पेएबल कितना बनता था, कितना पेमेंट किया है, और इसके बाद जो इंक्रीज टोटल इनकम है एरियर अमाउंट को इंक्लूड करके उस पे टैक्स कितना बनता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अमाउंट माना जाएगा कि जो 13-14 का एरियर कंट्रीब्यूशन 2021 में जमा हुआ है उसके कारण। यहां मैं दो बातें बताना जरूर समझता हूं। एक बात ये कि जिन फाइनेंशियल ईयर का एरियर मिला है उनके जो टैक्स रेट आप कैलकुलेट करेंगे वो रेट होंगे जो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद जब आप ऑनलाइन फॉर्म 10 सबमिट करेंगे तो जो टोटल इनकम आपने उस फाइनेंशियल ईयर में जिसका एरियर पर्टेन करता है वो रिटर्न में बताई हुई है, वो
टोटल इनकम ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी, उसमें टैक्स पेबल है वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जब आप एरियर अमाउंट को ऐड करेंगे तो उसके बाद टोटल इनकम क्या इंक्रीज होगी, उस पर टैक्स क्या होगा वो भी कंप्यूट हो जाएगा, डिफरेंस अमाउंट क्या होगा वो भी कंप्यूट हो जाएगा। जैसे कि फाइनेंशियल 13-14 के अंदर एग्जाम्पशन लिमिट ₹2 लाख है, टैक्स है 2 लाख टू 5 लाख 10% है, 5 लाख टू 10 लाख 20% है, और 10 लाख एंड अबव 30% है। हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे जिसका एरियर मिला है 14-15। आप देखिए 14-15 में एग्जाम्पशन लिमिट चेंज हो गई, 2,50,000 इंस्टेड ऑफ 2 लाख रुपीज। बाकी टैक्स रेट सेम है। तो जैसी एक्सरसाइज हमने 13-14 के लिए ली की, सेम एक्सरसाइज हम यहां करेंगे। 14-15 के रिटर्न में जो हमने टोटल इनकम बताई है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके ऊपर एरियर जो मिला है उस अमाउंट को ऐड करेंगे, टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स डिटरमाइन करेंगे, कितना टैक्स पेमेंट किया हमने, टोटल इनकम जो हमने रिटर्न की है, जो रिटर्न हमने भरा है उसको दर्शाएंगे, और उसके बाद जो इंक्रीज टोटल इनकम है एरियर के कारण उस पर कितना टैक्स बना है वो निकालेंगे, और उसके बाद हमारा डिफरेंस आ जाएगा 14,278। ऐसी ही एक्सरसाइज हम 15-16 और 16-17 के लिए करेंगे। और इसके बाद आपका टेबल एनेक्सर 1 का टेबल ए कंप्लीट है। इस टेबल को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एग्रीगेट टैक्स डिफरेंस है वो 40,906 है। इस डिफरेंस को जब नॉर्मल टैक्स रिजिम के अंदर फॉर्म 10E का एनेक्सर 1 फिलअप करेंगे तो हमने सारे पर्टिकुलर्स रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 6 तक पहले ही फिलअप कर दिए। रो नंबर 7 में हमको जो टैक्स कॉलम नंबर 7 टेबल ए में आया है जो डिफरेंस है 40,906 वो फिलअप करना होगा। इसके बाद हो गई आपकी टैक्स रिलीफ कंप्यूट, क्योंकि आपका 61,355 टैक्स ऑन एरियर्स था फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। 40,906 टैक्स डिफरेंस है रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। यदि एरियर पेमेंट होता तो टैक्स रिलीफ 20,449 है। आपको पता है कि सेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2021 से आपके पास ऑप्शनल टैक्स रेजिम भी है सेक्शन 115 BSC के अंदर। आप 115 BSC की स्कीम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यदि वो आपके लिए बेनिफिशियल है। यदि 115 BSC की स्कीम आप चुनेंगे तो टैक्स रेट आपको 115 BSC के अंदर प्रिस्क्राइब्ड लेना होंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। यहां पर टैक्स रेट मैंने आपको बताया है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 to 5 लाख तक जो टैक्स है वो 5% है नॉर्मल रेजिम की तरह ही, लेकिन 5 to 7.5 लाख 10% है, 7.5 to 10 लाख 15% है, 10 लाख to 12.5 लाख 20% है, 12.5 लाख to 15 लाख 25% है, और 15 लाख एंड अबव 30% है। तो इस टैक्स रेट को हमको लगाना होगा एनेक्सर 1 फिलअप करने के लिए न्यू टैक्स रेजिम में। न्यू टैक्स रेजिम में आपको कुछ और चीजों को भी ध्यान रखना होगा। जब आप 115 BSC का ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो आपको चैप्टर 6 से के कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट आपका नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन है सैलरी। तो यहां पर हमारे
मिस्टर एक्स स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और जो डिटेल हमने देखे थे उसके मुताबिक उनको ग्रास सैलरी इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स 18,18,922 थी। उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला था, नॉर्मल प्रोविजन में यहां वो नहीं मिलेगा। उनकी इंटरेस्ट से इनकम थी सेविंग्स बैंक अकाउंट से 9,887, उसका डिडक्शन आपको नॉर्मल प्रोविजन में सेक्शन 80 TTA के अंदर मिलता था। इसके अलावा भी उन्होंने डिडक्शन क्लेम किए थे, वो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे, उनको डिडक्शन मिलेगा 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA 80 CCD सबसेक्शन 2 के अंदर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन। मान लिया जाए कि 1,20,703 है, तो जो मिस्टर एक्स की टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स है 17,08,106 होगी। 115 BSC के अंदर जो न्यू टैक्स रेजिम है उसके अंदर उस पे जो एरियर 2,04,528 उसको एक्सक्लूड कर देंगे तो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर्स आ जाएगी। अब हमको रूल 21A के अनुसार ही यहां पर टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर कंप्यूट करना होगा, वो 2,49,932 होगा। टैक्स ऑन एरियर एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर कंप्यूट करना होगा, वो 1,88,573 होगा और उन दोनों का डिफरेंस 61,359 होगा। टेबल ए का कॉलम 7 है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो रिलीफ 20,453 होगी। आप देख रहे हैं कि रिलीफ दोनों ही प्रोविजंस में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो टोटल इनकम जो टोटल टैक्स है ऑन इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स वो नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर कम है और 115 BSC के अंदर ज्यादा। टैक्स डेफिनेटली वो प्रोविजन सिलेक्ट करेंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल है। जो एक सवाल हमारा बच गया कि 80 CCD सबसेक्शन 2 के अंदर यदि जो अमाउंट एरियर में मिला 2021 में वो 13-14 से लेकर 16-17 तक जिन फाइनेंशियल को पर्टेन करता है उन फाइनेंशियल ईयर में मिल जाता तो आपको यदि वो 10% था, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं मिस्टर एक्स, तो उनको जितना एरियर कंट्रीब्यूशन जमा हुआ उतना ही डिडक्शन मिल जाता। तो क्या उसका कोई बेनिफिट उनको यहां पर होगा? 80 CCD सबसेक्शन 2 को यदि समझने की कोशिश करें तो यहां पर जो डिडक्शन मिलता है वो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है उसमें डिडक्शन मिलता है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ द सैलरी, अदर एम्प्लॉय हैं तो 10% ऑफ द सैलरी। यहां पर देखिए आपका जो कंट्रीब्यूशन है एरियर वो कब डिपॉजिट हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 2021 में, वो टैक्सेबल तो है, लेकिन डिडक्शन इसलिए नहीं मिलेगा कि वो फाइनेंशियल ईयर जिनके अंदर जिनका एरियर पर्टेन करता है उन रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं किया है। मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि सैलरी की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन में दी गई है, उसके मुताबिक यदि आप 80 CCD सबसेक्शन 2 के अंदर डिडक्शन को कंप्यूट करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ बेसिक पे
और डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होगा, अदर अलाउंसेस और परक्यूजिट इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि आपको एरियर मिलने के कारण डिडक्शन का नुकसान हुआ, तो उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिलना चाहिए? सेक्शन 89 के अंदर आपको इनकम टैक्स की रिलीफ मिलती है, और जब इनकम टैक्स की रिलीफ मिलती है तो सेक्शन 89 में क्लियर कहा है कि प्रिस्क्राइब्ड मेथड के अनुसार होगा। वो मेथड प्रिस्क्राइब्ड रूल 21A के अंदर है। उसके अंदर कहा गया है कि जो एरियर है वो इंक्रीज होगा टोटल इनकम। ये नहीं कहा गया कि उस एरियर में से जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय को डिडक्ट होगा। तो हमको जब रिलीफ कंप्यूट करना है तो वो एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक ही करना होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपनी लाइकिंग जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके अकाउंट में भी नेशनल पेंशन स्कीम का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने एरियर में जमा किया है और उनको पता नहीं है कि उस पर सेक्शन 89 की रिलीफ मिल सकती है, तो उनको भी इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर कर दें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं 33 वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं और आपकी शंकाओं के समाधान के लिए वीडियो पब्लिश करता रहूंगा। यदि आपके दिमाग में कोई शंका है तो निसंकोच होकर आप मेरे ईमेल आईडी पर अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।